सन 2008 में आखिर ऐसा क्या हुआ जो औरत पर सवाल खड़े हो गए, जो औरत एक सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई। और इस आज़ाद भारत में पहली बार महिला को फांसी क्यों दी जा रही है, फांसी की सजा क्यों सुनाई जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के यूपी के एक जिले की, अमरोहा जिले की, जहां शबनम नाम रखने से भी माता पिता आज इस देश में, इस भारत में, इस आज़ाद हिंदुस्तान में शबनम नाम अपनी बेटी का रखने से भी डरते हैं। उनकी रूह कांप जाती है कि नहीं, चाहे कुछ भी नाम रख लें मगर शबनम नहीं रखेंगे। तो शबनम का आखिर क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या कहानी है, आज मैं उसी की पड़ताल करते हुए उस कहानी से, उस सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम काजल लोधी। यूपी के एक जिला है अमरोहा। अमरोहा जिले में शबनम एक अच्छे परिवार से पढ़ी लिखी, उसका परिवार भी पढ़ा लिखा था। सन 2008 में उसको एक सलमान नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। सुना है प्यार में अंधे तो होते हैं, परंतु इतने भी अंधे नहीं कि बलकटी से, हथौड़ी से अपने पूरे परिवार को ही काट दिया जाए, जिसमें एक मासूम, जिसका कोई कसूर भी ना था, मासूम 7 महीने का बच्चे को भी वो काट देती है। कहानी कुछ यूँ है। सन 2008 में सरकार मायावती की थी। मायावती की सरकार उस वक्त थी और अमरोहा जिले की ही रहने वाली ये शबनम थी। शबनम को एक सलमान नाम के युवक से प्यार हो जाता है और प्यार में वो इस कदर अंधी हो जाती है कि उसको कुछ ना नज़र आता है। जब हम सुनते हैं ये प्यार मोहब्बत की कहानियाँ तो इंटरेस्टेड होती हैं, अच्छा भी लगता है सुनने में, जी भाई प्यार की कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन ये कुछ कहानी ऐसी है जिसे सुनकर पैरों तली से ज़मीन निकल जाती है। अगर हम चारपाई पे बैठे या चेयर पे बैठे तो पैरों को ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि पैर भी कांपने लगते हैं, अपनी जगह से डगमगाने लगते हैं। तो ये वही खौफनाक कहानी है। तो ये एक परिवार होता है, परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। जब उसको अपने एक गांव के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और जब वो अपने इस प्यार की कहानी परिवार में बताती है कि सलमान नाम का युवक है, मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, तो वो पूरा परिवार मना कर देता है कि जब आप 18वीं पढ़ी लिखी और वो 5वीं पास, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने आपको अरमानों से पढ़ाया है, आप हमारे घर में एक लौती बेटी हैं, 2 भाइयों पर, तो ये तो ठीक नहीं है, समाज हम पर थूकेगा। आज भी हमारा देश समाज से, रीति रिवाज से बंधा हुआ है। कुछ कायदे कानून होते हैं समाज पर डिपेंड करते हैं, समाज के रीति रिवाज के थ्रू हमको चलना होता है, ये सब हमारे समाज में नहीं है। तो जब वो मना कर देते हैं तो उसके आशिक के दिमाग में एक सवाल आता है, क्यों ना हम तुम्हारे परिवार को मार दें। शबनम भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग पे प्यार का भूत सवार था। वो कहती है ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो षड्यंत्र रचते हैं कि आज रात को, 14 अप्रैल की रात को, उस खौफनाक रात को, वो षड्यंत्र को उस हद तक पहुंचाते हैं। तो 14 अप्रैल की काली रात, जो शायद किसी ने ना सोची होगी, वो वहां पर खौफनाक कहानी रच डालते हैं। पहले तो वो नशीला पदार्थ चाय में मिलाकर देती है शबनम अपने पूरे परिवार को। 7 सदस्य, भाभी भैया, माता पिता, एक मौसी की बेटी और एक छोटा सा बच्चा जो कि 7 महीने का ही था। भाभी भैया रहते हैं उस परिवार में और जब वो सोने का टाइम होता है तो शबनम कहती है मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ और चाय पीजिए आप। तो खुश होते हैं कि भाई चलो चाय पी के सोते हैं, अच्छी बात है। तो चाय में नशीला पदार्थ देती है, जहर वो मिलाकर दे देती है, जिससे कि वो सो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है वो सब पीने के बाद में। उसको उससे भी संतुष्टि नहीं होती है, वो जगा कर देखती है, वो नहीं जग पाते हैं। फिर वो अपने आशिक को कॉल करती है कि आप आ जाओ, मर चुके हैं सब।
तो पहले वो दरवाज़ा खोलती है और उसको अपने आशिक को अंदर बुलाती है और फावड़े से उनका कत्ल कर देती है बारी बारी से। और वो कत्ल करने के बाद में वो वहाँ से फरार उसको कर देती है। फरार करने के बाद में फिर वो कॉल करता है, पूछता है कि एक बार देखो कोई जिंदा तो नहीं है। तो वो देखती है कि नहीं, शायद भाभी में कुछ जान है। तो कहता है नहीं तुम हाथ मत लगाओ, मैं दोबारा आता हूँ। वो दोबारा दरवाजे को खोलती है प्लानिंग के साथ। तो फिर उसको फिर से काट के चला जाता है। फिर वो देखती है कि भाई मेरा तो 7 महीने का भतीजा भी है, उसका क्या किया जाए, क्योंकि ज़मीन भी हालांकि बहुत थी तो इसको भी बटेगी। तो क्यों ना, जब इनको मार ही दिया है तो अच्छे से करें, ज़मीन भी मिलेगी। तो उसके दिमाग में ये सब चलता है। तो बच्चे को, हालांकि वो तो उसने तो चाय नहीं पी, क्योंकि 7 महीने का बच्चा कहाँ चाय पीता है। तो उसको वो गला दबाकर मार देती है। मारने के बाद में वो कॉल करती है कि आप अपने कपड़े चेंज करो। वो कर लेता है कि अब क्या करना चाहिए, कि अब ऐसा करो कि अब शोर मचा दो। वो छत पे जाती है और शोर मचा देती है कि चोर आए और ऐसे मेरे परिवार को मारकर चले गए साजिश के तहत। तो परिवार में से ही एक जो पड़ोसी है, पड़ोसी में से ही एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि 7 लोग यहाँ लहूलुहान हुए पड़े हैं मेरे पड़ोस में, आप फ़ौरन आए। तो वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस अपने जांच में जुट जाती है, जहाँ देखते हैं कि भाई एक लौती शबनम बची है तो उससे सवाल जवाब क्यों करें, क्योंकि वो तो वैसे ही परेशान हैं और परिवार पूरा उजड़ गया। तो लोगों का प्यार भी उसके लिए था बखूबी, कि अकेली रह गई है। तो पुलिस ने सवाल जवाब नहीं किए। और जैसे ही ये खबर यूपी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचती है, उस वक्त मुख्यमंत्री, जैसे मैंने बताया कि मायावती थी, तो लोगों का गुस्सा भी काफ़ी उमड़ रहा था। जिले जिले में धरना हो रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, सरकार कहाँ सो रही है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल जैसे कि होते हैं, सरकार कोई भी हो सवाल इस तरह के उठते हैं अगर ऐसा कोई मामला होता है तो। उसके बाद में मुख्यमंत्री फ़ौरन वहाँ पर आती हैं, दूसरे दिन संज्ञान लेती हैं। वहाँ के जो कोतवाल होते हैं उनको वो वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो जांच सही नहीं कर पाते, उनके रहते ऐसा कैसे हो गया, वगैरह वगैरह सवाल जो होते हैं। तो वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। तो दूसरे पीके सिंह उनको रखा जाता है। उनको रखने के बाद में जांच वैसे ही शुरू हो जाती है। और जब जांच शुरू होती है तो देखा जाता है कि भाई जो उसका घर है, घर का जो गेट है लोहे का होता है, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, तो कैसे कोई आएगा, कहाँ से चढ़ के आएगा। तो वो कहीं ना कहीं उलझन सी में आ जाती है पुलिस कि ये तो सही नहीं है। और एक तरफ जहाँ लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश था कि ऐसा कैसे हो गया, रोड पर उतरने लगे लोग, मारपीट होने लगी, बसों को फोड़ने लगे, जैसे कि अक्सर होता है, मैंने बताया। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री तुरंत लखनऊ में बैठी सरकार जो होती है वो ऐलान करती है 5 लाख रुपए का। तो वहीं अमरोहा एसएचओ बोलते हैं कि अभी थोड़ा रोका जाए, अभी जांच चल रही है और कहीं ना कहीं इसमें हम जल्द से जल्द ही इस आरोपी को पकड़ लेंगे। तो भाई सरकार पर भी सवाल थे, तो सरकार तो चुप नहीं बैठ सकती थी। तो सरकार ने 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे में इन सब का खुलासा हो जाए और हम 5 लाख रुपए तुरंत शबनम को पहुंचाएंगे। तो शबनम से तो सवाल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शबनम उस वक्त सवाल नहीं दे पाती, उसका परिवार पूरा उजड़ चुका था। तो वो कहाँ, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। तबीयत ख़राब होने को देख पुलिस भी सदमे में आने लगी इन सब चीज़ों को सोच के, भाई ऐसे कैसे हो रहा है, ये कोई सुराग जैसे पुलिस के हाथ में नहीं लगा। तो पुलिस देखती है भाई अब एक बार शबनम से ज़रूर पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं वो घेरे में आने लगी। पुलिस जो कि बहुत बड़े हाथ होते हैं कानून के, वो सब उनमें लगने लगी। तो जब शबनम पे सवाल उठे कि भाई कैसे, क्या, क्यों, कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं वो घेरे में आने लगी। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा लगातार 3 दिन। 3 दिन के बाद में पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे
आसपास पड़ोसियों से पूछकर कि शबनम का क्या रवैया था, शबनम उस वक्त कहाँ थी। शबनम ने बोला कि मैं वॉशरूम में थी। तो शबनम ने चाय क्यों नहीं पी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि शबनम में चाय क्यों नहीं पी। तो शबनम ने बोला कि मैं चाय नहीं दूध पीती हूँ। तो अगर कोई प्लानिंग थी तो पूरे परिवार को मारना था, शबनम क्यों उसमें रही। तो धीरे धीरे घेरे में शबनम भी आने लगी। शबनम पर जब सवाल उठने लगे तो शबनम खुल के रास्ते में आने लगी, सवालों के घेरे में घिरने लगी। उसके बाद में पुलिस का शक सही बैठता चला गया और 48 घंटे जो कि पास आने लगे थे। तो उसके बाद पुलिस ने पूरा सुराग को खोल के शबनम को और शबनम के आशिक को अरेस्ट करने का सोचा। और जो शबनम पे एक फ़ोन था छोटा, उसमें से डिटेल निकाली। तो डिटेल समथिंग पूरे महीने की निकाली, तो उसमें 900 कॉल थी उसके आशिक पर। और उसके बाद में जिस वक्त ये प्लान किया हुआ था, जिस वक्त ये खून किया गया था, उस वक्त से 5 मिनट पहले की कॉल और 5 मिनट बाद की कॉल 2-3 बार लगातार वहाँ पर उसके आशिक पर होती रही। और उस पड़ोसी की कॉल खंगाली गई कि भाई बाद में, मतलब उस आशिक के कॉल करने से पहले और बाद में, पहले उस लड़के पर कॉल थी जो उसका आशिक था, पड़ोसी के लिए बाद में चीखना चिल्लाना हुआ। तो फिर वो खुलकर आने लगा। तो उसके आशिक को उठा लिया गया, सलीम को उठा लिया गया। सलीम को उठाने के बाद में उसके साथ में पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ की, मारपीट की। तो उसने साफ तौर पे बता दिया कि हाँ, मैंने शबनम के साथ मिलके उसके पूरे परिवार को मार डाला। तो शबनम को भी उठा लिया जाता है। तो वहाँ के एसओ थे, तो उसकी तारीफ भी काफ़ी सरकार में, इस मायावती सरकार में की गई कि अच्छा आपने काम किया और सराहना कार्य किया, और 48 घंटे से पहले इसका आपने खुलासा कर दिया। तो उसके बाद में शबनम को उठा लिया गया और शबनम की जो जांच वगैरह हुई। तो क्योंकि वो हालांकि बीमार होने लगी थी, पहले तो बीमार ही हुई थी, उसके बाद जांच हुई कि भाई ये बीमार कैसे होने लगी। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी भाई, कि सदमा बहुत बड़ी बात है कि पूरा परिवार उसका उजड़ गया। तो जांच में एक रिपोर्ट होती है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, उसमें आ जाता है कि भाई 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था, वो गर्भवती थी 7 महीने की। पर ये कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हो। उसके बाद में जब उसकी डिटेल निकाली गई, उसको उठाया गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। वो बच्चा भी सलीम का ही पाया गया। तो सन 8 में उसको अरेस्टिंग हुई, जेल भेज दिया गया दोनों को ही। और फिर 15 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर और जो कि 2-3 महीने बाद ही उसको बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का तो नाम हम नहीं बताएंगे, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाबालिग है और उसके भविष्य पे पता नहीं कैसा असर पड़े। तो ये सब चीज़ें ना तो दिखाने की और ना ही ऐसी चीज़ें बताने की है। पर हालांकि हाँ, उस बच्चे का जो पालन पोषण है बुलंदशहर के ही एक परिवार है वो कर रहा है। जो बुलंदशहर का परिवार है उसको भी बड़ी मुश्किल में वो बच्चा मिला, अडॉप्ट किया। और उनकी भी कहानी है, वो मैं आगे को बताऊंगी। पहले जो मेरा मूल मोटिव है वो शबनम को लेके है, शबनम के बारे में बताने का है, क्योंकि ये एक ही वीडियो के ज़रिए तो नहीं बता पाऊंगी। बहुत बड़ी कहानी है इस शबनम की, बच्चे तक का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि 8 से अब 23 चल रही है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट आए इसमें, ऊंच नीच आई है। तो हालांकि शबनम, जब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और शबनम ने एक दया याचिका दायर की, राष्ट्रपति के चरणों में की, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी फांसी रोक के उम्र कैद दे दी जाए। तो वो वहाँ से भी खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, दोनों जगह से वो दया याचिका खारिज कर दी गई। तो उसका कहीं से कहीं कोई उसके हाथ में ऐसी चीज़ नहीं पड़ी जिससे कि उसको कहीं से लाभ मिल सके और उसको फांसी देने से रोक दिया जाए। फिलहाल तारीख तो तय नहीं हुई कि फांसी कब दी जाएगी, लेकिन हाँ, आगरा की जेल में फांसी होती है। अब इन्हें कहाँ फांसी दी जाएगी वो तो कोर्ट तय करेगा, सरकार तय करेगी कहाँ दी जाए। फिलहाल जो आज का मेरा पन्ना था, आज की जो सच्ची घटना थी, वो शबनम पर थी।
हमारे देश में दोस्तों शबनम के नाम से भी लोग कांपते हैं, परिवार कांपते हैं, माता पिता कांपते हैं। और सवाल जो उठता है वो महिलाओं पर उठता है कि हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जो प्यार में किसी को भी किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो आज वो रामपुर की, हालांकि आज 27 में रामपुर की जेल में है और अपनी सज़ा, अपनी मौत के दिन गिन रही है। और उसका जो बेटा है वो मैंने बताया कि दंपति ने ले लिया है, एक बुलंदशहर के एक दंपति ने उसको गोद ले लिया है। उसकी पढ़ाई पालन पोषण वही लोग कर रहे हैं। और अब उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी एक कागज़ पर और उसने ऐसे चैट किया उसको राष्ट्रपति जी को और गुहार लगाई कि मेरी माँ को माफ़ कर दिया जाए, मेरे कहने पर मेरी माँ को माफ़ कर दिया जाए। तो अब देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प होगी कि आखिर हमारी देश की सरकार या कोर्ट इसको माफ़ करते हैं या नहीं। इस बच्चे की पुकार को कौन सुनता है, नहीं सुनता है, वो अब देखने वाली बात है। उस बच्चा उस पे लिख रहा है कि मेरी माँ बेकसूर है। जब मैं अपनी माँ से मिलता हूँ तो मेरी माँ कहती है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं पूछता हूँ माँ आपने ऐसा क्यों किया, तो मेरी माँ कहती हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। तो वो लगातार दया याचिका डाल रहा है, गुहार लगा रहा है कि मेरी माँ को माफ़ कर दिया जाए मेरे कहने पर, और मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। मैं अपनी माँ को आए दिन याद करता हूँ। जब उससे पूछा गया पेपराजी के ज़रिए कि आप अपनी माँ को याद करते हो, अपनी माँ से मिलते हो तो क्या कहती हैं आपकी माँ, तो उसने बताया कि जब मैं अपनी माँ से मिलता हूँ तो मेरी माँ एक ही बात कहती हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं जब भी अपनी माँ से पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि आप ऐसे मुझसे सवाल ना किया करें और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और जो उस बच्चे को अडॉप्ट करने वाले माता पिता हैं, वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जब जेल में उसको मिलने के लिए मना किया गया तो उस्मान सैफ़ी जो कि एक ही स्कूल में शबनम के साथ ही पढ़ते थे और कहीं ना कहीं शबनम उनके लिए बहुत अच्छी थी, उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे भी दिया करती थी, फीस के लिए पैसे भी दिया करती थी, तो वो अच्छे दोस्त थे। उस दोस्त के ज़रिए वो शबनम से मिलने के लिए गए, क्योंकि उसका जो रूप था वो पहले कोई और था और अब कुछ जो उनको सुनने में आया, उन्होंने कहा जो मेरे सुनने में आया। तो वो कई बार मिले, सन 8 से सन 15 तक मिलते रहे, उनको मिलने नहीं दिया। और मिलने के बाद में जब मिलने दिया तो उसे पूछा उन्होंने कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया है। तो उन्होंने कहा कि आखिर आपने क्यों अपने लिए स्टैंड लिया, क्यों नहीं कहा एक बार भी कि आपने नहीं मारा। सारे सबूत आपकी तरफ गवाही दे रहे हैं कि आप ही ने अपने परिवार को मारा है। तो वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं मारा, और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं आपके बेटे को लेना चाहता हूँ, तो वो साफ इनकार उस वक्त कर देती है। फिलहाल वो तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी कहानी इसकी हो गई है जो सच्ची घटना है। मुझे यहीं तक बताना था। अब मैं आपको, अगर ये आप खबर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इस खबर को करेंगे। मैंने सिर्फ ये सीख दी है हिंदुस्तान को कि हमारे देश में ऐसा भी है, क्यों है, इसको रोका भी जा सकता है। और जो इसकी आगे की बेटे की कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ आप इस कहानी को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और इस कहानी को देखने के बाद अंत में कमेंट करें शबनम के लिए कि आखिर शबनम को फांसी के फंदे से बचा दिया जाए या ऐसी महिला को फांसी तक चढ़ा दिया जाए। मेरा तो मानना यही है कि हाँ, फांसी तक चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आगे को ऐसी महिलाओं के हौसले बुलंद ना हो। तो बाकी जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आगे ऐसी ही सच्ची घटना के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। बहुत सारी बातें हैं। तो अब तक के लिए नमस्कार।